बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। इससे पहले एक एक्ट बना हुआ है 2002 का, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, उसमें ही अमेंडमेंट किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है इस बिल को लाके। तो पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं कि ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। या तो आप बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोल रहे हो या फिर बायोडाइवर्सिटी बोल लो, एक ही बात है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मान लो ये एरिया है, किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने वेराइटी ऑफ लाइफ्स रहते हैं, इकोसिस्टम, जेनेटिक्स, स्पीसीज, कितने रहते हैं यहाँ पे, वेराइटी ऑफ लाइफ मतलब जीवन, जैसे पेड़ पौधे हो सकते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के, एनिमल्स, बर्ड्स हो सकते हैं, ये सब मिला के क्या बोलते हैं इनको, बायोडाइवर्सिटी। जैसे मान लो अपनी अर्थ की बात करें, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, इसके बीच में यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर के लगभग बारिश बहुत ज़्यादा होती है, रेनफॉल होता है, टेम्परेचर भी अच्छा रहता है, सनशाइन अच्छी रहती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे पेड़ पौधे डिफरेंट वैरायटी के पाए जाते हैं। जैसे मान लो हम साउथ अमेरिका है, उसमें हम ले लें अमेजन फॉरेस्ट की बात करें, अमेजन फॉरेस्ट है जो बहुत ज़्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी लगभग यहाँ पे पाई जाती है अमेजन फॉरेस्ट में, जो साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील में है। ब्राज़ील और भी सारी कंट्री में फैला हुआ है। तो यहाँ पे अगर टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी की बात करें हम, टेरेस्ट्रियल का मतलब है कि लैंड पे जो बायोडाइवर्सिटी है, टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, इक्वेटर पे, यानी कि भूमि पे, इक्वेटर पे टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे, इक्वेटोरियल रीजन पे। और अगर एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी की बात करें, एक्वाटिक का मतलब है पानी में, वाटर में एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो वो पाई जाती है कोरल रीफ में। ये कोरल रीफ के बारे में हमने कई बार पढ़ा है और स्पेशल लेक्चर भी बना हुआ है। तो ये हुई बायोडाइवर्सिटी। तो इसके लिए ये एक्ट बनाया गया 2002 में, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए। अब इसमें ही अमेंडमेंट किया जा रहा है, ये पार्लियामेंट में रखा गया। और ये जो अमेंडमेंट रखा गया, ये देखो बहुत सारे प्रोविजन है इस एक्ट में 2002 के में। जो कुछ प्रोविजन है, जो कुछ ऐसे एक्ट हैं उनको क्रिमिनलाइज बनाता है वो, इसमें ऐसे प्रोविजन है अगर कुछ काम किया जाए तो उनको क्रिमिनल एक्टिविटी में डालता है ये एक्ट 2002 का। तो उनको ही दोबारा से डी क्रिमिनलाइज किया जाएगा इस 2021 के अमेंडमेंट के जरिए, यानी कि अब वो क्रिमिनल एक्ट नहीं रहेंगे, अपराध नहीं माने जाएंगे। कुछ प्रोविजन है ऐसे, यानी कि कुछ सर्टेन प्रोविजन को डीक्रिमिनलाइज करेगा। और दूसरा इसका मेन टारगेट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, हमारे यहाँ पे विदेशी निवेश हो, किसमें, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में हो, रिसर्च में हो, यहाँ पे रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, पेटेंट में रिसर्च हो, या ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडिया में पेटेंट को प्रमोट किया जाए। पेटेंट मतलब है जैसे मान लो किसी आदमी ने कोई मान लो ऐसी चीज़ बना दी जो पहले यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर दी, यानी कि पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी चीज़ बना दी। मान लो कोई कोरोना वायरस की ऐसी वैक्सीन बना दे कि एक डोज लगाई एक दिन में ही और फिर कोई सा उसे कोरोना का कोई सा भी वेरिएंट आ जाए, हो नहीं सकता, ऐसी वैक्सीन बना दे, तो उसके लिए पेटेंट मिल जाए उसे। या अभी देखो वैक्सीन के लिए तो नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये पब्लिक इमरजेंसी है, इसके लिए कंपलसरी क्लाउज भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट करता है। कंपलसरी क्लाउज क्या है, ये पेटेंट जो लेक्चर बनाया हुआ है पॉलिटी की प्लेलिस्ट में, उसमें जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा मकसद है बायोडाइवर्सिटी के इस एक्ट के बारे में, अमेंडमेंट के बारे में पढ़ना। तो ये ब्रीफली मैंने बस रिवाइज कराया है। तो ये जैसे कोई मान लो कोई नई चीज़ बना दे, नया प्रोडक्ट बना दे, नया इंस्ट्रूमेंट बना दे, तो उसे 20 साल के लिए राइट मिल जाता है। जैसे मान लो कोरोना की कोई दवाई बना दे, अभी दवाई नहीं है, सिर्फ वैक्सीन बनी है, कोई मान लो दवाई बना दे, मेडिसिन बना दे, कोई एक टैबलेट बना दे, कोरोना वायरस किसी को अफेक्ट करे, वो बीमार हो, उसे एक टैबलेट दें और वो ठीक हो जाए, ऐसी कोई टैबलेट बना दे, तो उसे 20 साल के लिए पेटेंट दे दिया जाएगा कि आप ही इसे जिस मनचाहे दाम पर बेच सकते हो, क्योंकि आपने रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं, प्रयास किए हैं इस पर बनाने के लिए। तो पेटेंट को प्रमोट करना इसका मेन काम है, जो अमेंडमेंट किया जा रहा है 2021 में इस एक्ट में। और कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन, बिना किसी नेशनल इंटरेस्ट को अफेक्ट किए हुए, मतलब जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, वो कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, तब इन सबको प्रमोट करना है। लेकिन देखो जो अपोजिशन पार्टी है, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं अब हम, जो अपोजिशन पार्टी है पार्लियामेंट में, वो कुछ परेशानी रेज कर रही है इसके रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि ये बिल भेजा गया है सिलेक्ट कमेटी को, और वो डिमांड कर रही है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए ये बिल, कि ये संशोधन करे जा रहे हैं वो सही है नहीं है, इन पर डिस्कशन करने के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए। ये कमेटी होती है, देखो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और सिलेक्ट कमेटी में डिफरेंस क्या है। देखो सिलेक्ट कमेटी जो होती है किसी पर्टिकुलर बिल को एग्जामिन करने के लिए बनाई जाती है, और इसमें सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, यानी कि एमपी आते हैं, और एक हाउस से, जैसे लोकसभा में बिल पेश किया गया, लोकसभा से एक कमेटी बना देंगे सिलेक्ट कमेटी कि भाई साहब ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है इसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है, 2021 का बिल आया है, इस पर आप छानबीन करो। कुछ मेंबर होंगे इसमें, और इसमें जो एमपी होते हैं जनरली रूलिंग पार्टी से आते हैं। जैसे अभी बीजेपी पार्टी है, रूलिंग पार्टी, सत्ता में बीजेपी है, यानी कि उसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी के एमपी
इसमें आ जाएंगे इस सिलेक्ट कमेटी में। अब ये इसकी छानबीन करेंगे। देखो भाई साहब, बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी की गवर्नमेंट ने बिल लाया है अमेंडमेंट के लिए और इसी के मेंबर छानबीन कर रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने अपोजिशन पार्टी ने डिमांड की है कि वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को दिया जाए ये बिल। और स्टैंडिंग कमेटी लगभग उसमें से क्या होता है, दोनों हाउस से, राज्यसभा और लोकसभा से मेंबर आते हैं और उसमें अपोजिशन पार्टी के भी मेंबर हो सकते हैं। तो ये डिमांड कर रहे हैं, इसलिए इस पर कंट्रोवर्सी भी रेज की जा रही है। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं इस बिल के और क्या क्या प्रोविजन है इसमें डिटेल में थोड़ा। ऑब्जेक्टिव इसका टारगेट यही है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में 2002 का है, जो इसमें सर्टेन रूल्स हैं उनमें थोड़ा ढील देना, रिलैक्स करना है। जैसे 2002 के एक्ट में क्या है, कुछ इंडियन मेडिसिन प्रैक्टिशनर होते हैं, जो इंडियन मेडिसिनल प्रैक्टिशनर का मतलब डॉक्टर मान लो या कोई साइंटिस्ट मान लो, मेडिसिन के रिगार्डिंग रिसर्च करते रहते हैं, नए नए सीड बीज बनाने पे, सीड सेक्टर में, इंडस्ट्री या रिसर्च में, इन पे जो बर्डन है उसको रिलैक्स करने के लिए बिल लाया गया ताकि वो कोलैबोरेटिव रिसर्च और इन्वेस्टमेंट ला सके। यानी कि रिसर्च को भी प्रमोट करेंगे इस अमेंडमेंट के जरिए और इन्वेस्टमेंट आ सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो हमने ऊपर बात की थी। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई रिसर्च प्रोसेस। देखो ये पेटेंटिंग का जो प्रोसेस है इंडिया में, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान बनाने के लिए इंडियन रिसर्चर के लिए, जो भी इंडियन साइंटिस्ट है, कोई रिसर्च करता है, कोई जोग्राफर है, रिसर्च करता है, उसके लिए आसान ये पेटेंट की जो प्रोविजन है उनको आसान बनाने के लिए और पेटेंट को हमारे इंडिया में इनकरेज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये बिल लाया गया है। और इसमें देखो पेटेंट के जो सेंटर होते हैं ना, रीजनल पेटेंट सेंटर हमारी कंट्री में खोले जाएंगे। जैसे मान लो किसी ने नया सीड बीज या कुछ बनाया तो उसे पेटेंट आसानी से मिल सके, ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पेटेंट को प्रमोट करेंगे ये सेंटर। नेक्स्ट है बूस्टिंग इंडियन मेडिसिन सिस्टम। जो इंडियन मेडिसिन सिस्टम है उसको भी ये प्रमोट करेगा बिल, अगर पास हो गया, एक्ट बन गया, इसमें संशोधन हो गए तो। यानी कि जो रिसर्च है उसमें फास्ट ट्रैकिंग, यानी कि रिसर्च ज़्यादा तेजी से हो सकेगी, पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस है जल्दी से पूरा हो सकेगा। जैसे अभी मान लो किसी ने कोई चीज़ बनाई पेटेंट के लिए, पेटेंट ऑफिस में उसने अर्जी दी, एप्लीकेशन दी, कई कई महीने लग जाते हैं भाई साहब, कई कई साल लग जाते हैं कभी कभी तो पेटेंट को लेने में। तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको फास्ट बनाने के लिए, जो रिसर्च है उसको ट्रांसफर करने के लिए, ताकि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हमारे इंडिया में किया जा सके। नेक्स्ट है जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जैसे मान लो फॉरेस्ट एरिया के आसपास जो कम्युनिटी रहती हैं, विलेज एरियाज़ में रहती हैं, रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्र में, वो रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर सकें, पर्टिकुलरली मेडिसिनल वैल्यूज़ का, जैसे सीड्स का, बीज का। तो इनको भी लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करना है इस बिल के जरिए जो अमेंडमेंट किया जा रहा है। फार्मर्स को भी इंकरेज करना, किसानों को, ताकि वो कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकें, ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स को अपने खेत में बो के, उगा के, एग्रीकल्चर करके, कृषि करके। नेक्स्ट है इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ये कन्वेंशन है भाई साहब, ट्रीटी है, ये निकली थी 1992 का अर्थ समिट हुआ था रियो डियो जनेरियो में, ब्राजील में एक जगह है। इसके बारे में, सीबीडी के बारे में, शॉर्टकट में बोलते हैं इसको सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, ये है ट्रीटी कन्वेंशन सीबीडी। तो इसके बारे में स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो डिटेल में। तो ये ट्रीटी आई थी, इसमें जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक बाइंडिंग ट्रीटी है, बाध्यकारी ट्रीटी है ये। तो इसमें जो प्रोविजन है उनको कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये ट्रीटी कैसी है, बाइंडिंग, मानना ही पड़ता है हर एक देश को, जो भी इसके रूल्स, नियम है, रेगुलेशन है। तो ये ट्रीटी भी आपको याद रखनी है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑब्जेक्टिव को बिना कंप्रोमाइज़ किए हुए, तो ये लाया जा रहा है बिल में अमेंडमेंट, बिल के जरिए अमेंडमेंट। नेक्स्ट है कुछ सर्टेन प्रोविजन है जो हमने ऊपर पढ़ा कि उनको डीक्रिमिनलाइज करना है, कि अब वो ऑफेंस नहीं रहेंगे, अपराध नहीं रहेंगे। और देखो जो सीबीडी है इसकी मीटिंग होती है उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो यूएनएफसीसी है उसकी भी जो मीटिंग होती है हर साल उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं। और इसकी देखो इसकी मीटिंग होती है सीबीडी की, इसको भी, और भी कोई ट्रीटी है बहुत सारी ऐसी हैं, उनको मीटिंग को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोला जाता है। इसकी भी ऐसी मीटिंग होती है। एक 2010 में मीटिंग हुई, नगोया प्रोटोकॉल, ये नगोया जापान में एक जगह है, जापान में, वहाँ पे ट्रीटी हुई, एक संधि हुई, कुछ प्रोटोकॉल रखे, रूल्स रेगुलेशन, और उस जगह पे हुई नगोया में, जापान में, तो इसका नाम भी नगोया प्रोटोकॉल रख दिया। तो इसमें ये थे कि कुछ जेनेटिक रिसोर्सेज है उनका एक्सेस हो और फेयर और इक्विटेबल शेयर हो। जैसे मान लो कोई बायोडाइवर्सिटी है, उससे कोई रिसोर्सेज लिया, उससे कोई रिसर्च की, और जिससे ली, उसका जो बेनिफिट है सारी कंट्री में इक्विटेबल होना चाहिए, फेयर लेवल पे होना चाहिए। ये इंडिया ने रेटिफाई कर दी थी नगोया प्रोटोकॉल 2012 में। तो इसमें जो रूल्स रेगुलेशन है उनको मानते हुए, उनके कंप्लाइंस के जरिए, इनको कंप्लाइंस के जरिए यानी कि मानते हुए, ये जो अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं 2002 के एक्ट में, इनके द्वारा ही लाए जा रहे हैं। यानी कि नगोया प्रोटोकॉल को वायोलेशन नहीं किया जा रहा है, इसके जरिए उल्लंघन नहीं किया जा रहा है इस प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट है इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया जाएगा। जो विदेशी भाई साहब, मान लो कोई कंपनी है, कोई रिसर्च करती है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के बारे में,
तो उसको प्रमोट किया जाएगा, यहाँ पे आके रिसर्च कर सके इंडिया में, कोई इंडियन कंपनीज के साथ मिलके। देखो इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकती हैं वो, यानी कि वो इंडियन कंपनी के साथ मिलके बायोडाइवर्सिटी रिसर्च में शामिल हो सकती हैं। इसके जरिए एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये इसकी अप्रूवल लेना भी जरूरी है। कोई भी मान लो फॉरेन एंटिटी आएगी, विदेशी कंपनी यहाँ पे रिसर्च करने के लिए बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, तो उसे इस अथॉरिटी से, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इससे सहमति लेना, परमिशन लेना, अप्रूवल लेना नेसेसरी है, जरूरी है। इसके बिना वो यहाँ पे रिसर्च नहीं कर सकती। इसमें आयुष जो प्रैक्टिशनर है, आयुष का मतलब है जो जो वो होते हैं ना, जैसे मान लो आपका एक तो होगी एलोपैथिक जैसे मेडिसिन होती हैं, और आयुष में ये प्रमोट किया जाता है जो हमारे जो रीजनल कोई जानकारी है, जैसे पेड़ पौधे की, या उससे बनाई गई है आपके क्या बोलते हैं उनको, होम्योपैथिक बोलते हैं ना, जो रीजनल होती हैं होम्योपैथिक, या फिर आप बोलो क्षेत्रीय जो जानकारी होती है मेडिसिन वगैरह के बारे में, जो रिसर्च करते रहते हैं आयुष प्रैक्टिशनर, कोई डॉक्टर भी हो सकते हैं भाई साहब आयुष वाले। तो ये जो प्रैक्टिशनर हैं इनको कुछ छूट दी गई है, एग्जम्पशन दी गई है कि ये जो मेडिसिनल प्रैक्टिशनर हैं, मेडिसिन के रिगार्डिंग कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है, जैसे मान लो हमारे इंडिया में कोई ट्रेडिशनल नॉलेज चली आ रही है, कोई यहाँ पे लोकल कम्युनिटी रहती है, लोकल कम्युनिटी बहुत ही कई हजारों सालों से या सैकड़ों सालों से ऐसी दवाइयाँ हैं वो उनको यूज करती आ रही हैं, कोई मेडिसिनल प्लांट है ऐसा, उस पौधे को, जैसे आपने देखी होगी बहुत सारे जंगलों में जो लोग रहते हैं, कई सारे प्लांट ऐसे होते हैं किसी को नहीं पता होता, लेकिन इन लोकल कम्युनिटीज़ को पता होता है, अगर इस प्लांट को मान लो कोई चोट लग जाए, इस पर लगा दिया जाए तो वो चोट ठीक हो जाती है। तो ये कोई ऐसी एलोपैथिक दवाई नहीं लेते, मेडिसिन नहीं लेते। तो ऐसी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, जानकारियाँ हैं, इनके लिए, इनको प्रमोट करने के लिए ये आयुष प्रैक्टिशनर को इसमें कुछ छूट दी गई है कि इनको जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, इनसे क्या है, प्रायर इन्फॉर्मेशन, इन्हें प्रायर इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, इन्हें सूचना देने की जरूरत नहीं है आयुष प्रैक्टिशनर को, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो होते हैं, अगर वो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का एक्सेस करेंगे। देखो जब भी मान लो कोई भी रिसर्च करेगा तो उसे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को जानकारी देनी पड़ेगी वहाँ रिसर्च करने से पहले, लेकिन आयुष प्रैक्टिशनर को छूट दी गई है। मेन काम ये है, ये नोट करके रखना, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, ये 3 इसके ऑब्जेक्टिव हैं, 3 ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए बनाया गया था। पहला है जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना, संरक्षण करना है, और इसका जो भी यूज करेंगे, पेड़ पौधे का, किसी का भी, मेडिसिनल प्लांट का, किसी का भी, वो सस्टेनेबल यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं है सारे के सारे पेड़ काट दिया आपने, बचे ही नहीं, नहीं, वो बचे भी रहने चाहिए, आप सिर्फ यूज करो और आगे के लिए, फ्यूचर के लिए भी बचने चाहिए। नेक्स्ट है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड नॉलेज। ये वही है जो नगोया प्रोटोकॉल में लाइन थी, सेम लाइन, यानी कि जो भी रिसोर्सेज का यूज किया जाएगा वो फेयर और इक्विटेबल मैनर में शेयर किया जाएगा। ये नगोया प्रोटोकॉल 2010 में हुई थी, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया। ये जो इंडिजिनस और लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनमें जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के जरिए कोई जानकारी जुटाई है या उससे कोई फ़ायदा हो रहा है, तो इन लोकल कम्युनिटी या इंडिजिनस कम्युनिटी जिस फॉरेस्ट एरिया के आसपास जो रहती है उसमें भी उसका बेनिफिट शेयर किया जाएगा, फ़ायदा शेयर किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देखो इंडियन हो या फॉरेन कंपनी हो या इंडिविजुअल कोई आदमी हो, उसको बायोलॉजिकल रिसोर्स या मेडिसिनल प्लांट की एक्सेस मिलेगी, जो भी नॉलेज है उससे एसोसिएटेड, लेकिन उसे पहले नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ेगी, तभी वो फॉरेन कंपनी है चाहे इंडियन कंपनी है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग कोई रिसर्च कर सकेगा। ये बोर्ड है जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, जो भी बेनिफिट इससे अराउज होगा उसके लिए फ़ी लगा सकता है, बेनिफिट शेयर करने की फ़ी या रॉयल्टी या कोई कंडीशन इम्पोज कर सकता है। जो भी मॉनेटरी बेनिफिट होगा कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन से, इन रिसोर्सेज से, जैसे मान लो जंगलों में कोई पेड़ पौधों से या उस पर कोई पेड़ पौधों पे कोई चीज़ पाई जा रही है, ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है उसकी, दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं उससे, या कोई प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। तो ये सारे रिसोर्सेज के जो भी फ़ायदा होगा, बेनिफिट, जो भी मान लो कोई कंपनी ने बनाई एक दवाई और उसे बेचने से जो भी उसे पैसा मिल रहा प्रॉफिट, तो ये लोकल पीपल जो जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया के आसपास रहते हैं उनमें भी बेनिफिट शेयर करने के लिए ये कह सकता है, रूल्स बना सकता है। और जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी कंजर्व करना है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे मान लो मेडिसिनल प्लांट कोई मिलता है और सारे के सारे प्लांट काट दिए किसी कंपनी ने, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करके भी रखना है। कुछ कंसर्न रेज किए कुछ एक्सपर्ट ने, परेशानी जताई है, जैसे ट्रेड ओवर कंजर्वेशन। देखो इसमें क्या है, प्रायोरिटी दी गई है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कॉमर्शियल ट्रेड के लिए, यानी कि किस पे, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को कंप्रोमाइज़ करके। तो ये एक परेशानी है कि बायोलॉजिकल रिसोर्स को आपने कंप्रोमाइज़ किया है कि कॉमर्शियल ट्रेड को बढ़ावा देगा अगर ये एक्ट यानी कि अमेंडमेंट एक्ट पास हो जाएगा तो। नेक्स्ट है थ्रेट ऑफ पायरेसी। जो आयुष प्रैक्टिशनर है उनको आपने भाई साहब छूट दिया है, इनको कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये पायरेसी
के लिए थ्रेट है। बायोपायरेसी का मतलब है कि जो नेचुरल अकरिंग जेनेटिक या बायोकेमिकल मटेरियल हैं इनकी प्रैक्टिस करना, यानी कि इनको एक्सप्लॉइट करना। ये देखो, इनको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आयुष प्रैक्टिशनर है जो, तो ये इनका एक्सप्लॉइटेशन, शोषण कर सकते हैं भाई साहब। जो भी बायोकेमिकल मटेरियल है, ये हो सकता है ऐसे मेडिसिनल प्लांट हैं वो सबको यूज कर लें, बचे ही ना, तो ऐसे बायोपायरेसी हो सकती है इनके जरिए। नेक्स्ट है मार्जिनलाइजिंग बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। देखो, जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है इसको सारी पावर दे दी गई इसके जरिए। जो अमेंडमेंट, ये एक्ट अगर पास हो गया तो सारी पावर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के पास है, जो पहले बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के पास हुआ करती थी। कि बेनिफिट जो शेयर किए जाएंगे डिटरमाइन कौन करता था? बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। लेकिन अब कौन करेगा? ये स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड करेगा, क्योंकि 2002 का जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है ये पावर थी किसके पास? बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के पास। कि इससे कम से कम कंसल्ट करना पड़ता था, नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड हो या स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड हो, पहले कंसल्ट करेगी, सहमति करेगी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी से, क्योंकि ये हर एक लोकल बॉडी के द्वारा बनाई जाती थी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। तो डिसीजन लेने से पहले इससे कंसल्ट करना पड़ता था इन दोनों को, लेकिन अब इससे कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड डिसीजन ले सकता, अलाउ कर सकता है किसी को भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज करने के लिए या आपका बेनिफिट शेयर करने के लिए। नेक्स्ट है साइड लाइनिंग लोकल कम्युनिटीज। इसमें क्या है? ये बिल एग्जेम्प्ट देता है कल्टीवेटेड मेडिसिनल प्लांट्स, जो भी ऐसे प्लांट हैं कि कल्टीवेटेड किए जा सकते हैं मेडिसिनल प्लांट, किसके द्वारा? लोकल कम्युनिटीज के द्वारा। लेकिन ये क्या है, कौन से प्लांट ऐसे हैं जो कल्टीवेटेड किए जा रहे हैं, कौन से जंगलों से लिए गए हैं? जैसे मान लो कुछ तो नेचुरली मिलते हैं जंगल में, फॉरेस्ट एरिया में, और कौन से मान लो प्लांट खेत में उगाए जा रहे हैं, तो इनमें डिफरेंस करना ये इंपॉसिबल हो जाएगा, डिटेक्ट करना। नेक्स्ट है कि ये प्रोविजन क्या है? लार्ज कंपनीज को अलाउ करता है कि ये जो रिक्वायरमेंट है प्रायर अप्रूवल की और बेनिफिट शेयर करने की, इनको इवेड कर सकते हैं लोकल कम्युनिटीज़ के साथ। क्योंकि ये देखो, जब ये डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा कि कौन सा मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेटेड किया गया है, कि कौन सा खेत में उगाया गया है और कौन सा जंगलों से लिया गया है प्लांट। जैसे मान लो ये कंपनी है ABCD, कोई भी, ये कंपनी प्लांट को यूज करके कोई सीड बना रही है, नया बीज या मेडिसिन बना रही है, दवाई बना रही है। अब ये प्लांट लेके कहाँ से आई? ये पौधा खेतों में उगाया था क्या वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ ने, या जंगलों से लेके आई? ये डिटेक्ट करना तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा, तो इसका जो प्रायर अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट है कंपनीज की, उसमें एक तरह से कन्फ्लिक्ट होगा, और लोकल कम्युनिटीज़ को ये शेयर करेगी बेनिफिट या नहीं करेगी, इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है? देखो, सही से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए फॉरेस्ट राइट एक्ट का, क्योंकि ये गवर्नमेंट एजेंसी या कोई कंपनी है या कोई भी रिसर्च करने वाली एजेंसी है, और पीपल के बीच में ट्रस्ट डेवलप करेगा अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो। और ये फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि ये सारे पीपल, जैसे फॉरेस्ट एरिया में आदिवासी लोग रहते हैं, वो उनकी जीवन है, लाइवलीहुड है, वो तो फॉरेस्ट पे डिपेंड है। तो इनको इक्वली सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाए बाकी के जो सिटीजन है। क्योंकि अगर भाई साहब फॉरेस्ट एरिया से आप मेडिसिनल प्लांट ले रहे हो या कुछ ले रहे हो, ये जंगलों में रह रहे हैं, आप जंगलों की चीज़ यूज कर रहे हो, तो जंगलों में इनकी लाइफ डिपेंड है, तो इनके साथ बेनिफिट शेयर किया जाए, इनके राइट को प्रोटेक्ट किया जाए। और जो भी ऐसी कमियां हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट में, लूप होल है, लूप होल का मतलब कमी, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और इनकी ज़रूरत के हिसाब से इन्हें अमेंडमेंट किया जाए, संशोधन किया जाए। जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी है, अंतर्राष्ट्रीय संधि, जैसे नगोया प्रोटोकॉल है CBD के अंदर, तो इनसे अलग नहीं होना चाहिए, ये रूल्स रेगुलेशन इनके साथ ही कंप्लाई करने चाहिए। और जैसे इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इस ट्रीटी से भी कंप्लाई करने चाहिए ये रूल्स, नियम। एक पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है जो ये डॉक्यूमेंट तैयार करता है, जो नॉलेज होती है ना, जैसे मान लो स्टेटस, यूज हिस्ट्री या ऑनगोइंग चेंजेस हो रहे हैं कोई भी, ये पीपल्स के परसेप्शन के रिगार्डिंग सारी इस रजिस्टर में जो मेंशन होती है नॉलेज, इसको सही से रिसोर्सेज को मैनेज किया जाए। जो पीपल रजिस्टर है, ये पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, ये देखो प्रिजर्व कर सकता है, ये यूजफुल हो सकता है फार्मर्स के राइट को प्रिजर्व करने के लिए, उनके अधिकारों को बचाने के लिए। कोई कम्युनिटी रहती है आसपास फॉरेस्ट एरिया में, उनके राइट को बचाने के लिए ये कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है, उस ट्रेडिशनल नॉलेज के रिगार्डिंग इसको बचाने के लिए ये यूजफुल हो सकता है, उपयुक्त हो सकता है। कोई भी पर्टिकुलर वेराइटी हो प्लांट की, सीड्स की, तो ये किया जाए कि जो पीपल डाइवर्सिटी रजिस्टर है इसका यूजफुल, यानी कि यूज किया जाए सही तरीके से। तो यही थे इसमें प्रोविजन कुछ